Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about another constitutional body, that is Comptroller and Auditor General of India. Comptroller and Auditor General of India को generally CAG भी कहा जाता है. Dr. Bhimrao Ambedkar said that CAG is the most important office in the Constitution of India. ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो इसके पीछे का भी कारण समझते हैं. दुनिया में किसी भी तरीके का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे एरिस्टोक्रेसी हो या चाहे मोनार्की ही हो, पूरे विश्व भर में किसी भी तरीके का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रहा हो, वो एक ही कंडीशन पे टिका है. उसके पीछे रीजन है फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. किसी भी देश का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इस चीज पे निर्भर करता है कि वहां की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी. हम एग्जाम्पल लेते हैं जर्मनी का. आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी के अंदर बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसके अंदर हम उसका फ्रेमवर्क देखें तो कोई भी लूप होल्स नहीं थे, बट वो टिका नहीं. क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी. इसलिए जरूरी है कि इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन को हमेशा चेक के अंदर रखा जाए, जिसके लिए ऑफिस बनाया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. उसके अलावा ही इज नोन एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्सेस. उनका काम है पूरे इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन को अपने निगरानी के अंदर रखना. आइए अब इनके अपॉइंटमेंट और टर्म की बात करते हैं. तो जब हम इनके अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा ही. बट एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये फंक्शन ऑन द प्रेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं करते. मतलब जब चाहे तब प्रेसिडेंट इन्हें हटा नहीं सकते. हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंदर यह पढ़ा था कि जब चाहे तब हटाए जा सकते हैं, बट यहां ऐसा नहीं. उनकी टर्म 6 साल की होगी या फिर 65 साल की उम्र तक. दूसरी, वो रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को. अगर उन्हें हटाया जाए तो किस कंडीशंस पे हटाया जाए? तो वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है. अब मैं वहां वापस आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत जगह रेफरेंसेस दिए गए, जैसे यहां हमने देखा जस्ट इन द मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे रिमूव किया जाता है. तो आइए उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ग्राउंड्स दो हैं, एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर, दूसरा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी. उन्हें कैसे रिमूव किया जाएगा? तो लोकसभा या राज्यसभा में एक मोशन लाया जाएगा. अगर लोकसभा में मोशन लाया जाता है तो उसे 100 मेंबर सपोर्ट करेंगे. उसकी जगह अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 मेंबर्स उसे सपोर्ट करेंगे. दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर है, क्या इसे एडमिट करना चाहिए, कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है. अगर उन्हें लगता है कि एडमिट किया जाना चाहिए तो वो एडमिट कर लेंगे और एक कमिटी बिठाएंगे. कमिटी के अंदर मेंबर्स कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज. दूसरे मेंबर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और तीसरे मेंबर होंगे एमिनेंट जूरिस्ट, जिन्हें लॉ का काफी ज्यादा ज्ञान है. ये डिसाइड करेंगे कि क्या जो दो ग्राउंड बताए गए हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दोनों यहां एप्लीकेबल होते हैं या नहीं. इसके बाद अगर ये चीज अप्रूव हो जाती है तो हाउस के अंदर बात जाएगी. वहां स्पेशल मेजोरिटी से आपको वोट करना पड़ेगा. दैट इज हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करके दोनों हाउस से ये पास हो जाता है तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा. तो आप ये चीज समझिए कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है. क्यों? क्योंकि इनका काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. इनका काम है सरकार पे निगरानी रखना. कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि कैग उनके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करे. तो हो सकता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की वजह से, पॉलिटिकल विल की वजह से उन्हें रिमूव करने का मोशन आ जाए. अगर सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ पे होगा तो एग्जीक्यूटिव तो कभी भी उन्हें रिमूव कर देगी. इसलिए ये सिक्योरिटी दी गई. अब आइए इनके ड्यूटीज और पावर्स की बात करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज सच कोई भी पावर्स नहीं दी गई हैं. वहां बताया गया है कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेंगे. तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, कैग्स ड्यूटीज पावर्स कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, जिसके अंदर सबसे पहले यह बताया गया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट दोनों को चेक किया जाएगा. कंटिजेंसी फंड एज वेल एज पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट एज वेल एज द कंट्री, दैट इज इंडिया, इन दोनों को भी चेक किया जाएगा. इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की भी ऑडिट की जाएगी. उनके हिसाब किताब देखे जाएंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं है. इसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सेंटर और स्टेट के पास आए हैं उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी को चेक करने का जिम्मा दे दिया गया कैग को किसी भी लॉ द्वारा, उसे चेक करेंगे. अगर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप एक पर्टिकुलर ये जो इंडस्ट्री है इसका भी जरा ब्यौरा देखिए, इसका भी आप अकाउंट्स देखिए कि सही है कि नहीं है, तो वो भी वो किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट. अगर स्टेट के अंदर है तो वहां के गवर्नर उस चीज के ऊपर चेक रखेंगे. हमने आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ा था कि स्टेट के अंदर कौन कौन आता है.
तो हमने एक चीज ये भी देखी थी कि जहां मेजर रेवेन्यू जाता है सेंटर की तरफ से या स्टेट की तरफ से, दैट इज गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसे भी स्टेट का पार्ट माना जाएगा। तो ऐसी किसी कंपनी को भी ये चेक कर सकते हैं। इनका काम होगा कि ये एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स लिखेंगे। स्टेट की जो होगी वो स्टेट के गवर्नर को दी जाएगी और सेंटर की आपको मालूम ही है प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट और गवर्नर उन्हें प्रेजेंट करेंगे इन द पार्लियामेंट एज वेल एज इन द स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली। दोनों अपने अपनी जगह उसे प्रेजेंट करेंगे और वहां चेक किया जाएगा, वहां निगरानी रखी जाएगी। पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछेगा कि ये पैसा आपने क्यों खर्च किया, क्या ये पैसा खर्च करना सही था, क्या ये पैसा सही अपने जगह खर्च किया। तो यहाँ पे टोज पे रखेंगे गवर्नमेंट को टेंशन रहेगी दिमाग में कि हम कोई भी तरीके का गलत काम ना करें। इसके अलावा जिस फॉर्म में रखा जाना चाहिए अकाउंट्स स्टेट के और गवर्नमेंट के और सेंटर के, उस चीज के ऊपर ये प्रिस्क्रिप्शन देंगे, किसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, देखिए जो कैग हैं उनका काम है हिसाब किताब देखना। उनके पास कोई मत नहीं है, लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं है वो, उनके अंदर विश्वास नहीं है लोगों का। तो वो अपना काम करेंगे, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे जो कि पार्लियामेंट में पब्लिश होगी और वहां पे एक कमेटी होगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि एकदम ग्रिल करेगी गवर्नमेंट को, पूरे पूरे क्वेश्चंस पूछेगी कि ये पैसे कहां गए, वो पैसे कहां गए, उसका पूरा स्क्रूटनी करेगी और कोई भी गलती ना हो इस चीज का चेक रखेगी वो। अपोजिशन का काम ही यही है कि ये देखना कि कोई भी गलत काम ना हो। तो ये एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड काम करेंगे उस कमेटी। ठीक है। इसके अलावा जो बनेंगी रिपोर्ट्स वो 3 तरीके की रिपोर्ट्स बनती हैं। सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ये कहते हैं कि जितने आपको पैसे दिए गए, फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम बताई गई, उसके लिए एक्स अमाउंट आपको पब्लिश किया गया, एक्स अमाउंट जो है उसकी आपको परमिशन दी गई पार्लियामेंट द्वारा, तो कहीं आपने उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर दी। फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में यह कहा जाता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, टोटल हिसाब जो है उसे देखा जाता है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में 3 तरीके की अंडरटेकिंग्स आती हैं। एक जिसे कैग अपने आप अपने हिसाब से चेक करता है, दूसरी जहां पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एजेंट्स आते हैं जो कि किसके अंडर काम करते हैं, कैग के अंडर, और तीसरी जहां सिर्फ प्राइवेट जो बोल सकते हैं हम ऑडिट एजेंसीज वो ही चेक रखती हैं, जैसे कि आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी। इनकी जो रिपोर्ट्स होती है, इनकी जो ऑडिट होती है, उस पर किसी भी तरीके का नियंत्रण नहीं होता कैग का। तो ये इनकी ड्यूटीज और पावर्स हैं। अब आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। किस तरीके से? क्योंकि कैग जो है वो पार्लियामेंट के एजेंट है, लेजिस्लेचर चेक रख रहा है एग्जीक्यूटिव पे। हमने जिन्हें विश्वास रख के भेजा है आगे, वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो गलत तरीके से पैसे इस्तेमाल ना करे। तो इसके लिए ये एक पार्ट है जिसको यूज किया गया है पार्लियामेंट द्वारा टू कीप चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। सेकंड, ये चीज ध्यान रखते हैं कि जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है क्या वो लीगली किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ इंडिया और किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजों पे चेक रहता है। ये सारी चीजें इस तरीके से देखी जाती हैं क्या वो लीगली थी कि नहीं थी। मे कमेंट ऑन वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इनकी इच्छा हो तो ये फिजूल खर्ची पे कमेंट कर सकते हैं, ये डिस्क्रिशनरी फंक्शन है। यहां पे इनकी इच्छा हुई तो, ये इनका डिस्क्रिशन है, अगर मन हुआ तो बोल सकते हैं, मन नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे। इस तरीके से ये इन्हें डिस्क्रिशनरी फंक्शन भी दिया गया। क्योंकि समझिए जो इंसान अकाउंट चेक करता है उसे मालूम चलता है कि ये पैसा यहां पे गलत खर्च हुआ है, तो इसलिए अगर वो कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से चेक रखा जा सकता है एग्जीक्यूटिव पे, शायद आगे जाके उस तरीके का पैसा खर्च ना हो। अब आप ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बन गया। कोई भी सरकार चाहेगी कि उनके खिलाफ किसी भी तरीके से निष्पक्ष जांच हो। अगर मेरी गवर्नमेंट है तो क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरी गवर्नमेंट कभी भी क्वेश्चन मार्क के अंडर आए? नहीं। तो इसके लिए यह जरूरी है कि कैग के ऑफिस को एकदम सिक्योर किया जाए, जब मन चाहे तब उन्हें चेंज ना किया जा सके। ठीक है, वरना प्रेसिडेंट किसी भी दिन हटा देंगे। प्रेसिडेंट किसकी एजेंट एडवाइस पे काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैग के ऑफिस को इंडिपेंडेंट रखा जाए। सबसे पहले इसके अंदर रखा गया है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जब चाहे मन आए तब हटा नहीं सकते। कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जज की तरह हटाएंगे, जो कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। मुझे लालच दिया जा सकता है कि कैग साहब आप एक काम करें, यहां हमारे हिसाब से काम करें, फिर आपको गवर्नर बना देंगे, किसी दिन हुआ तो आपको प्रेसिडेंट भी बना देंगे। तो मुझे लालच दिया जा सकता है। इसके लिए ये जरूरी है कि आगे जाके किसी भी तरीके का मेरे को जो है पब्लिक ऑफिस ना मिले अंडर द स्टेट एज वेल एज अंडर द सेंटर। तो इसके लिए ये चीज सिक्योरिटी हो गई। अब मेरे को कोई लालच ही नहीं है, तो लालच नहीं है तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई मेरा लास्ट टेन्योर है, ये लास्ट मैं पब्लिक फील्ड में काम कर रहा हूं, इसके बाद मैं पब्लिक फील्ड में नहीं आऊंगा।
तो मैं बहुत अच्छा काम करके जाता हूँ, अपना ट्रैक रिकॉर्ड साफ करके जाता हूँ और एकदम मैं बोल सकता हूँ कि इतिहास में अंकित होके जाता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे हेल्पफुल रहती है। उसके अलावा जितनी भी सैलरी जो है कैग की, वो डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट द्वारा और उसे डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर 1.5 लाख है मेरी सैलरी और मैं काम कर रहा हूं एज अ कैग, तो उसे 2 लाख किया जा सकता है, बट उसे कम नहीं किया जा सकता। द सेम इंप्लाइज विद द अलाउंस एज वेल एज अदर कंडीशन ऑफ द ऑफिस। उसके अलावा जितनी भी ऑफिस की कंडीशन है वो भी। अब सिर्फ मैं अपने टेन्योर को सिक्योर कर लूं, अपने आप को सिक्योर कर लूं, तो क्या उससे सिक्योरिटी आ जाएगी? जी नहीं। उसके अलावा मेरे नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी की भी जरूरत है। तो उनकी जो कंडीशंस है सर्विस की, वो भी डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। कैग उसे वहां पे एडवाइस करेंगे, कैग अपनी रिकमेंडेशन देंगे, उस तरीके से ये की जाएगी। कैग का पूरा ऑफिस जितना भी है, वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं कैग के अलावा भी, उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अलाउंसेस हैं, सैलरीज हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती। मतलब ये अपने आप ईएमआई की तरह कट जाती है, वहां वोटिंग की जरूरत नहीं होती पार्लियामेंट की। तो इससे हमें ये चीज मालूम चल रही है कि किसी भी तरीके से उनके फंक्शनिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब मुझे टेंशन ही नहीं है, मेरी सैलरी अपने आप आ जाएगी, मुझे बस काम करना है और अच्छी तरीके से काम करना है। तो इसके लिए ये सारी चीजें टेंशन उनको हट जाएंगी और प्रॉपर फंक्शन वो कर पाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑफिस ऑफ कैग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।